जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन के बारे में जानने वाले हैं कि श्वसन किसे कहा जाता है, जीव श्वसन कैसे करते हैं, किस अंग के माध्यम से करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है। आगे भी संभावना है कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस कारण से क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम सभी चीज़ों को आपको समझाने वाले हैं और यहाँ पे जो नोट्स आपको देखने को मिलेगा वो बाइलिंगुअल और आसान भाषा में मिलता ही है। ये बात आपको अभी तक पता चल गया होगा, जिससे आप स्वयं भी एक बार पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो पहला जो टॉपिक है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर इंसान हो गया या कोई भी जीव जंतु हो गया, पौधा हो गया, सभी श्वसन करते हैं, सभी जीवन जीने के लिए श्वसन करते हैं। तो आखिर क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है। श्वसन के प्रकार के बारे में जानेंगे। पेशीय श्वसन किसे कहते हैं, जिसे हम लोग मांसपेशीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं या मस्कुलर रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। ब्रेथिंग क्या होता है, हाउ डू वी ब्रेथ, हम सांस कैसे लेते हैं। ब्रेथिंग इन अदर एनिमल, अन्य जंतु कैसे श्वसन करते हैं, किस अंग के माध्यम से श्वसन करते हैं। और आखिरी जो टॉपिक है वो है पौधों में श्वसन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ऊपर की सभी जो जानकारी है वो है एनिमल रिस्पायरेशन के बारे में, जीवों में श्वसन किस प्रकार होता है, कैसे होता है, और लास्ट में फिर जानेंगे कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो टॉपिक है वो है हम श्वसन क्यों करते हैं। इसका जवाब आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो श्वसन क्या होता है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए, इसका डेफिनेशन समझ लीजिए कि आखिर हम लोग रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, जो भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, उसका डाइजेशन होता है। तो भोजन जब डाइजेशन हो जाता है उसका, तो उससे हमें एनर्जी मिलता है। जाहिर सी बात है, कोई भी जीव जंतु भोजन करता है किस लिए करता है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। उसे एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोजन से एनर्जी प्राप्त होता है, एनर्जी मिलता है। तो ये एक छोटा सा डिफिनेशन है। ठीक है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोजन से हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। भोजन में संचित ऊर्जा होती है जो श्वसन के दौरान मुक्त होती है। इसीलिए सभी जीवित प्राणी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं। तो देखिए, श्वसन क्यों आवश्यक है, इसका जवाब आपको मिल गया। ठीक है, क्योंकि एनर्जी प्राप्त करने के लिए, श्वसन नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और कोई भी काम नहीं कर पाएंगे तो समझ सकते हैं कि जीवन कितना कठिन हो जाएगा। हम लोग इनकम नहीं कर पाएंगे, आय नहीं कर पाएंगे, इनकम नहीं कर पाएंगे, जीवन जीना कठिन हो जाएगा, संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के कहा जाए तो यहाँ पे श्वसन करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, इस कारण से श्वसन करना आवश्यक है। अब है आपका सेलुलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। तो कोशिका के भीतर भोजन के टूटने और ऊर्जा के निकलने की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अगर आप एक लाइन में समझना चाहे तो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। यानी कि कोशिका के भीतर जब भोजन टूटता है और एनर्जी निकलता है तो उसी प्रोसेस को कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। हम जो हवा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन भोजन को तोड़कर ऊर्जा निकालने में मदद करती है। तो एक लाइन में आप इसको याद रख सकते हैं कि कोशिका के भीतर भोजन के टूटने और एनर्जी के निकलने की प्रोसेस को कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। अब है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका टाइप्स ऑफ श्वसन, यानी कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन या श्वसन के प्रकार। यहाँ से सवाल जो है कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अच्छा, नाम से ही आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ग्लूकोज जो टूटेगा ना, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, अंतर यही होता है। इसमें आपका ग्लूकोज टूटने में क्या होता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और सेकेंड वाला में ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। ठीक है,
तो ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें अधिक ऊर्जा निकलती है। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर, मेढक, मछली आदि में ये इस प्रकार का श्वसन देखने को मिलता है। किस प्रकार का? एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, इसका समीकरण अगर आप याद रखें तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये टूटेगा और क्या मिल के बनाएगा? तो ये मिल के बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ये इक्वेशन याद करना आवश्यक है, याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा और टूटेगा तो यहाँ पे CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है? तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना ही यहाँ पे ग्लूकोज का टूटता है, ग्लूकोज टूटता है। और कौन सा जीव में होता है? ईस्ट, खमीर, याद रखिएगा, खमीर नामक जीव में आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ईस्ट में। ठीक है, ऑक्सीजन ना होने पर ग्लूकोज डायरेक्ट किस में टूटेगा? अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन याद रखिएगा, ग्लूकोज डायरेक्ट किस में टूटता है? अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी यहाँ से भी आपको मिलेगा। तो दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में था, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, और ये टूट के क्या मिल के बनाएगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का टूटेगा, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन आप लेफ्ट साइड में नहीं देख पा रहे होंगे। ग्लूकोज जब टूटता है तो अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, C6H12O6। ठीक है, साइंस का स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा, 10th में 12th में आपको पढ़ना ही है ग्लूकोज का फॉर्मूला। और इस टाइप के ग्लूकोज से रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो बेसिक सी जानकारी है। तो ये आपने उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर श्वसन के प्रकार क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका मस्कुलर रिस्पायरेशन, यानी कि मांसपेशीय श्वसन। मनुष्य की मांसपेशियां थोड़े समय के लिए अवायवीय श्वसन कर सकती है। अ का मतलब अब्सेंट, यानी कि वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अ का मतलब क्या होता है? अब्सेंट, और जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होता है उसी को हम लोग एनारोबिकली रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। तेज दौड़, साइकिलिंग या भारी वजन उठाने पर मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा चाहिए। ऑक्सीजन की कमी होने पर मांसपेशियां अवायवीय श्वसन करने लगती है। ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करने लगती है। मांसपेशियों में ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटकर लैक्टिक अम्ल और थोड़ी ऊर्जा बनाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मसल क्रैम्प्स जो होता है वो किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण? तो वो लैक्टिक एसिड के कारण हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है, इस कारण से मसल क्रैम्प देखने को मिलता है। मांसपेशियों में ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटकर लैक्टिक अम्ल और थोड़ी ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो ये वाला भी पूछा जाता है कि मसल्स क्रैम्प्स जो देखने को मिलता है, ऐंठन जो देखने को मिलता है, यहाँ पे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने से ऐंठन देखने को मिलता है। ठीक है, इसका इक्वेशन भी याद रखिएगा, वही चीज़ है सेम आपका, ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाएगा। अब देखिए आगे है ब्रेथिंग किसे कहते हैं। ब्रेथिंग इज द प्रोसेस इन विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी, यानी कि ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा शरीर से बाहर निकाली जाती है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? शुद्ध जो हवा होता है ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, और जो अशुद्ध हवा रहता है, इम्प्योर जो हवा रहता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, बाहर करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? जो हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाला जो प्रोसेस करते हैं वही ब्रीथिंग है। ठीक है, इनहेलेशन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, और एक्सहेलेशन में एक्सपेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। ये हो गया आपका ब्रीथिंग। वन ब्रेथ किसको कहेंगे? एक श्वास क्या है? तो वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसी को हम लोग वन ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, वन इनहेलेशन कंप्लीट किए प्लस वन एक्सहेलेशन। ठीक है, एक बार सांस को अंदर लिए फिर सांस को बाहर लिए, तब जाके हुआ हमारा वन ब्रेथ, उसको वन ब्रेथ कहेंगे। जैसे पेंडुलम वाला केस में देखे थे कि यहाँ से पेंडुलम रहता है AB, तो एक बार A में गया, यानी O से A में गया, फिर O में आया, फिर B में गया, फिर O में आया, तो वो होता था वन ऑसिलेशन। तो सेम यहाँ पे होता है वन ब्रेथ। एक बार हम लोग पूरा सांस को अंदर लिए फिर बाहर किए तो वो हुआ वन ब्रेथ। ब्रेथिंग रेट क्या होता है? एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसे श्वसन दर कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ्स इन 1 मिनट इज कॉल्ड द ब्रेथिंग रेट। 1 मिनट में
एक व्यक्ति जितनी बार सांस लेता है उसे हम लोग श्वसन दर कहते हैं, ठीक है। एवरेज ब्रीथिंग रेट क्या होता है, औसत श्वसन दर क्या होता है, 15 से 18 ब्रेथ्स पर मिनट, यानी कि वयस्क मनुष्य के बारे में अगर बात किया जाए तो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस ले सकता है, ठीक है। 15 से 18 बार याद रखिएगा। व्यायाम के समय व्यायाम करने पर श्वसन दर बढ़कर लगभग 25 बार प्रति मिनट तक हो जाती है। और जब दौड़ रनिंग वगैरह भी करते हैं उस टाइम भी आपने देखा होगा कि जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। भारी भरकम काम कीजिएगा तो वहाँ पे ब्रीथिंग रेट जो बढ़ जाता है, जो हांफने लगते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो है वो देखने को मिलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है वो भी याद रखिएगा। रिस्पायरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। रिस्पायरेशन जो है एक तरह से केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, रिएक्शन हो रहा था ग्लूकोज के उपस्थिति में, ग्लूकोज के अनुपस्थिति में, ठीक है। ग्लूकोज ग्लूकोज की उपस्थिति में नहीं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना हो रहा था, ग्लूकोज जो है वो टूट रहा था, तो वो रिस्पायरेशन था। ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस, यह एक फिजिकल प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का टूटना शामिल है और एनर्जी का यहाँ पे जो उत्पादन होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स, इसमें क्या होता है, लंग्स के बाहर हम लोग लंग्स की मदद से कह सकते हैं तो हवा को इंटेक करते हैं और बाहर भी करते हैं। ऑक्सीजन को इंटेक करेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड हो उसको एक्सपेल करेंगे, बाहर करेंगे। इट टेक्स प्लेस इन द सेल, रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, कोशिका में होता है। ये कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो ऊर्जा निकलता है वो एटीपी के फॉर्म में निकलता है। और इसमें क्या होगा, कोई भी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोसेस। इट इज़ एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस एज इट अकर्स इनसाइड द सेल, इंट्रासेलुलर प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं क्योंकि सेल के अंदर होता है। ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है क्योंकि सेल के बाहर होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान बहुत बड़ी संख्या में एंजाइम का उपयोग किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम उपयोग नहीं किया जाता है। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। ब्रीथिंग टेक्स प्लेस थ्रू रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड नोज। तो सिंपल पॉइंट में सभी चीज़ें मेंशन की गई है कि रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। ब्रीथिंग इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग वाले प्रोसेस को कहेंगे, इसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का टूटना शामिल है और एनर्जी का प्रोडक्शन शामिल है, ठीक है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम श्वास कैसे लेते हैं, हम सांस जो कैसे लेते हैं और कहाँ लेते हैं, उसी चीज़ के बारे में जानकारी है। तो श्वसन हमारे फेफड़ों में होता है, लंग्स में होता है। फेफड़े नथुनों से नाक मार्ग और विंड पाइप यानी कि श्वास नली द्वारा जुड़े होते हैं। लंग्स आर कनेक्टेड टू द नॉस्ट्रिल्स थ्रू द नेसल पैसेज एंड विंड पाइप, जिसको हम लोग ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं। और विंड पाइप क्या होता है, फुट पाइप के बगल में ही होता है। स्ट्रक्चर क्या है, वक्षगुहा और डायफ्राम का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या है। तो लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द चेस्ट कैविटी, ठीक है। फेफड़े कहाँ पे होते हैं, जो चेस्ट कैविटी होता है उसके अंदर स्थित होता है। एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी देयर इज ए कर्व्ड मस्कुलर सीट कॉल्ड द डायफ्राम, ठीक है। वक्ष गुहा के नीचे एक मुड़ी हुई पेशीय झिल्ली होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। द डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, डायफ्राम वक्ष की गुहा यानी कि नींव फर्श बनाता है। श्वसन में पसलियाँ और डायफ्राम की गतिविधि शामिल होती है। तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड डायफ्राम, यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो आप देखे होंगे कि आपका जो चेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, वो से हिलता है, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर तो आपका लंग्स उपस्थित है। तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड डायफ्राम, यानी कि रिब केज जो है पसली की जो हड्डी, उसी के अंदर सब कुछ मौजूद है, सारे अंग मौजूद हैं। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या किसे कहते हैं, श्वास अंदर लेना, श्वास बाहर छोड़ना। तो इनहेलेशन क्या होता है, पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर उठती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि पसलियाँ जो हैं, जो रिब्स हैं, रिब केज, पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर उठती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है एग्जाम में कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, जब इनहेल करते हैं, ठीक है, तो उसमें पसलियाँ का स्थिति पूछता है कि कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो ऊपर और बाहर की ओर, ठीक है, मूव अप एंड आउटवर्ड। डायफ्राम नीचे की ओर होता है, ठीक है, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है,
फेफड़े फैल जाते हैं, हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद आपको रखना ही रखना है। हालांकि मैंने यहाँ पे इसका पिक्चर जो है अटैच करना गलती से भूल गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पिक्चर अटैच कर देते तो हो सकता है आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाता। हालांकि आप इसका जो है एक बार ना एनिमेशन वीडियो देख लीजिएगा इनहेलेशन का, तो आपको और भी अच्छे से ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो एनिमेशन वाला वीडियो ऐड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसका एनिमेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर उठती है जब हम लोग सांस लेते हैं। आप खुद भी इस चीज़ को करके देखिएगा, ठीक है, अनुभव करके देखिएगा कि जब आप सांस लेंगे, ठीक है, अंदर की ओर हवा लेंगे तो आपका जो पसली है ऊपर की ओर आएगा, ठीक है, और बाहर की ओर, ऊपर और बाहर की ओर उठती है। डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर जाता है, वक्ष गुहा का जो आयतन है, जो यहाँ पे वॉल्यूम है उसका, वो इंक्रीज होगा, ठीक है, स्पेस। और फेफड़े फैल जाते हैं, हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है, इस कारण से फेफड़े फैल जाते हैं। वहीं ब्रेथिंग आउट जब करेंगे, सांस को बाहर करेंगे, तो पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर होती है। जस्ट अब इसका उल्टा होगा, ठीक है। ऊपर में क्या था, पसलियाँ ऊपर की ओर था, अब यहाँ पे पसलियाँ नीचे की ओर होगा। यहाँ पे बाहर की ओर उठ रही थी, यहाँ पे अंदर की ओर आएगी, क्योंकि हवा हम लोग बाहर कर रहे हैं। डायफ्राम ऊपर उठकर अपनी पूर्व स्थिति में लौट आता है। यहाँ पे डायफ्राम क्या हो रहा था, नीचे हो रहा था, यहाँ पे ऊपर उठकर अपनी पूर्व स्थिति में लौट आता है। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, ऊपर में क्या था, बढ़ रहा था, यहाँ पे कम हो जा रहा है, ठीक है। फेफड़ा फैल रहा था, यहाँ पे फेफड़ा सिकुड़ रहा है। हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है और यहाँ हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो जस्ट इसका जो है अपोजिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऊपर वाला का 4 पॉइंट याद रखिएगा, नीचे वाला का 4 पॉइंट खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा गया है, आगे भी संभावना है पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। अब हम लोग जो सांस लेते हैं तो वहाँ पे कितना परसेंटेज में ऑक्सीजन और CO2 होता है। जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है, हवा को अंदर लेते हैं, तो उसमें 21% ऑक्सीजन होता है और CO2 की मात्रा 0.04% रहता है। जब हवा बाहर आती है तो उसमें आपका ऑक्सीजन भी बाहर आता है। ऐसा बात नहीं है कि जब हम लोग मतलब कि हवा बाहर करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन बाहर नहीं आता है, ऑक्सीजन भी बाहर आता है 16.4% और यहाँ पे 4.4%, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनहेल एयर और एक्सहेल एयर, इसमें हवा का जो है क्वांटिटी के बारे में जानकारी दे रखा है। 21% आपका ऑक्सीजन इनहेल के दौरान और 0.04% CO2, एक्सहेल के दौरान 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% CO2। तो ये वाला भी याद रखिएगा। अब है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गति के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप रनिंग करते हैं, ठीक है, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी आप सांस लेने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मोर ऑक्सीजन रिचेज द सेल, कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इंक्रीजेज, मोर एनर्जी रिलीज, यानी कि भोजन के विघटन की दर जो है वो बढ़ जाती है और अधिक ऊर्जा निकलती है। तो इस लॉजिक को समझिए आप, जब आप रनिंग करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इस कारण से आप ज़्यादा ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो सेल के पास ज़्यादा पहुँचेगा, ठीक है, जल्दी पहुँचेगा, ज़्यादा पहुँचेगा। उसके बाद अगर ऑक्सीजन सेल के पास ज़्यादा पहुँचा तो सेल जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा, तब ना आपको जाके एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद आपको एनर्जी मिलेगा। बिकॉज ऑफ रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ फूड वी फील हैंग्री, भोजन के तेज विघटन के कारण हमें भूख लगती है। अब देखिए, इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका अन्य जंतुओं में श्वसन, ब्रेथिंग इन अदर एनिमल, जिनमें से आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ना है, अर्थवर्म के बारे में पढ़ना है, केंचुआ के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा तीसरा है मछली के बारे में, फ्रॉग के बारे में, ठीक है। तो ये 4 जीव जंतु के बारे में जो है आपको पढ़ना है। तो देख लेते हैं वन बाय वन, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलता है कभी कभी। तिलचट्टे और कई कीटों के शरीर के किनारों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल कहते हैं, ठीक है, स्पाइरेकल कहते हैं। तिलचट्टे और कई कीटों के शरीर के किनारों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम लोग स्पाइरेकल कहते हैं, याद रखिएगा। शरीर के अंदर वायु नालिकाओं का जाल होता है जिसे ट्रेकिया कहते हैं। तो कॉकरोच के शरीर के अंदर क्या होता है, वायु नालिकाओं का जाल, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेकिया के नाम से जानते हैं।
हवा स्पाइरिकल से अंदर जाकर ट्रेकिया में पहुंचती है, फिर शरीर के ऊतकों में फैलती है और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। तो ये प्रोसेस किसका है? कॉकरोच का। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि तिलचट्टा जो है, कॉकरोच जो है, वो श्वास जो है, रिस्पायरेशन जो है वो कैसे करता है, ब्रेथिंग जो है, ठीक है, ब्रेथिंग जो है वो कैसे करता है, श्वसन कैसे करता है, तो एक अंग है स्पाइरिकल्स। ठीक है, स्पाइरिकल की मदद से करता है। और वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पाइरिकल की मदद से जो है वो करता है। तिलचट्टे और कीटों के शरीर के किनारों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्पाइरिकल कहते हैं। शरीर के अंदर वायु नालिकाओं का जाल होता है जिसे ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, हवा स्पाइरिकल से अंदर जाकर ट्रेकिया में पहुंचती है। तो इस चीज़ को याद रखिए, थर्ड वाला जो पॉइंट है कि हवा कहाँ से पहुंच रही है? स्पाइरिकल से होते हुए कहाँ पे जा रही है? ट्रेकिया में, फिर शरीर को ऊतकों में फैलती है और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। तो ट्रेकिया में सांस लेता है, ठीक है, और कहाँ से पहुंच रहा है? स्पाइरिकल से होते हुए। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। केचुआ, केचुआ की त्वचा नम और चिपचिपी होती है और वही उसके श्वसन का माध्यम है। केचुआ किससे सांस लेता है? तो अपने स्किन से ही सांस लेता है। ठीक है, त्वचा से ये सांस लेता है। त्वचा बहुत पतली होती है और इसमें रक्त की अच्छी आपूर्ति होती है। ऑक्सीजन नम त्वचा से अंदर जाकर रक्त में घुलती है और फिर सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो ये जो सांस है वो आपका स्किन के माध्यम से ही लेता है, त्वचा के माध्यम से भी से ही लेता है। स्किन के माध्यम से ही हवा जो है अंदर जाता है। तो यहाँ पे जितना भी अंग का नाम आ रहा है, ऑर्गन का नाम आ रहा है, वो सब याद करते हुए चलिएगा। जैसे कि ऊपर में आपका कॉकरोच में दो अंग का नाम आपको देखने को मिला, स्पाइरिकल्स और ट्रेकिया, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अर्थ ऑर्म के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्किन, त्वचा। अब मछली, तो मछली के बारे में तो सबको पता होगा कि मछली के पास लंग नहीं होता है, लंग्स जो है वो नहीं होता है, गिल्स पाया जाता है। ठीक है, दे ब्रेथ थ्रू गिल्स विच आर स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स में आपका जो है गिल्स पाया जाता है। गिल्स त्वचा की उभार वाली संरचनाएं होती है। इनमें बहुत सी रक्त वाहिकाएं होती है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पूछा जा सकता है कि मछली कैसे सांस लेती है, किस अंग से? तो गिल्स के माध्यम से। ठीक है, अब मेढक, मेढक कैसे सांस लेगा? तो मेढक भूमि और जल दोनों में रहता है। भूमि पर वे फेफड़ों में श्वसन करते हैं, यानी कि लंग्स के माध्यम से। तो जब मेढक भूमि में रहेगा तब वो लंग्स के माध्यम से सांस लेगा। जब पानी में रहेगा तो वो स्किन के माध्यम से सांस लेता है। पानी में वे अपनी नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। मेढक के पास गिल्स नहीं होता, याद रखिएगा, मेढक के पास गिल्स नहीं होता है। ठीक है, या तो ये जब पानी में रहेगा तो मॉइस्ट स्किन के माध्यम से सांस लेगा, पानी के बाहर रहेगा तो लंग्स के माध्यम से सांस लेगा। तो बेसिकली ये जो जीव जंतुओं से जो सवाल बनता है वो इसके ऑर्गन से ही बनता है कि बताने के लिए बोला जाता है कि बताइए ये जो जीव है वो किस अंग से सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अंग का नाम है वो आपको याद रखना होगा। अभी हम कुछ प्रश्न भी आपको कराएंगे तो उसमें आपको इस टाइप का सवाल देखने को मिल सकता है। चलिए आगे है आपका, मछलियों की श्वसन दर अधिक क्यों होती है? मछली पानी में रहती है तो ये जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेती हैं, क्यों? तो बेसिकली होता क्या है कि पानी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है। ठीक है, इसी कारण से इसको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। तो अगर आप एक लाइन में याद रखना चाहेंगे तो ये याद रख सकते हैं कि पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा हवा की तुलना में बहुत कम होती है, इसीलिए मछलियाँ पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए बहुत तेज़ी से सांस लेती है। अब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, वहीं पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसी कारण से इसको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। अब आगे है आपका टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। यहाँ पे रिस्पायरेशन को कुछ अलग तरीकों में 3 भागों में बांटा गया है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 टाइप्स के रिस्पायरेशन के बारे में बताया था, एरोबिक, एनारोबिक। ठीक है, तो यहाँ पे अलग टाइप का रिस्पायरेशन है, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होने चाहिए। पहला है आपका पल्मोनरी रिस्पायरेशन। फेफड़ों द्वारा किया जाने वाला श्वसन पल्मोनरी रिस्पायरेशन के नाम से जाना जाता है। और इस टाइप का जो श्वसन है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? मनुष्य में, कुत्ता, बिल्ली, जितना भी जीव जंतु है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यानी कि वैसा श्वसन जो फेफड़ों के माध्यम से होता है, ठीक है, लंग्स के माध्यम से होता है, उस टाइप के रिस्पायरेशन को पल्मोनरी रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। अब वैसा श्वसन जो गिल्स के माध्यम से होता है, ठीक है, उसको हम लोग ब्रैंकियल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि मछली एग्जाम्पल है। तो कभी कभी ऑप्शन भी दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से किस प्रकार का श्वसन होता है। ठीक है, पल्मोनरी, मछली का ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा पल्मोनरी होता है इसमें,
ब्रैंकियल होता है या क्यूटेनियस होता है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा अगर आपको ये जानकारी पता नहीं होगा तो रिस्पायरेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। अब क्यूटेनियस रिस्पायरेशन क्या है, तो रिस्पायरेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, त्वचा के माध्यम से जब सांस लिया जाता है तो उसको हम लोग त्वचीय श्वसन के नाम से जानते हैं या क्यूटेनियस रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है केचुआ, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है आपका पौधों में श्वसन। पौधे भी सांस लेते हैं, उसको भी जिंदा रहना है, उसको भी एनर्जी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब इनको एनर्जी चाहिए, पौधों को वृद्धि करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो जब यहाँ पे इनको वृद्धि करने के लिए एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे भी क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। लाइक ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स आल्सो रिस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर सर्वाइवल। अन्य सभी जीवों की तरह पौधे भी जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने हेतु श्वसन करते हैं। पौधों में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर बनता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि पौधों में जो श्वसन होता है वो एरोबिक होता है या एनारोबिक होता है, ठीक है, एनाएरोबिक होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो एरोबिक रिस्पायरेशन कहेंगे, वैसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, तो ये हुआ आपका एरोबिक रिस्पायरेशन, याद रखिएगा। ग्लूकोज सेम रिएक्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। पौधों का हर भाग स्वयं शोषण कर सकता है। पौधे का प्रत्येक भाग स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है। पौधों में श्वसन कहाँ होता है, तो पौधों में जो श्वसन होगा वो आपका बेसिकली देखने को मिलता है पत्तियाँ में, लिप्स में, और किसके माध्यम से, स्टोमाटा के माध्यम से। आपको पता होगा कि पत्ता जो होता है उसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र टाइप के पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। उसी के माध्यम से क्या होता है, गैस का जो है वो एक्सचेंज होता है, ठीक है। टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा एलो गैस एक्सचेंज, रंध्र नामक छोटे छिद्रों में गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसके बारे में मैंने आपको जो है बताया था प्लांट्स वाला जो चैप्टर था, ठीक है। प्लांट्स के बारे में जानकारी वहाँ पे भी हो सकता है आपको देखने को मिला होगा, या फिर पौधों में जो पोषण था, पौधों में पोषण वाला चैप्टर में मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दिया था, फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक में, वहाँ पे स्टोमाटा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। रूट्स के माध्यम से भी होता है, थ्रो रूट हेयर्स। रूट में अगर आप देखेंगे तो वाइट टाइप का जो वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसके माध्यम से भी ये लोग क्या करते हैं, मतलब कि पौधे सांस लेते हैं। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर स्पेसिस इन द सॉइल। तो ये दो जगह है, दो ऑर्गेन है प्लांट्स का, जिसके माध्यम से पौधे जो वो सांस लिया करते हैं। तो यही जानकारी था आपका इस चैप्टर के अंतर्गत। एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर था। उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ें आपको बताई गई, जानकारी दी गई, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई ज़्यादा हार्ड वाला चैप्टर नहीं है, आप 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा, सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार रिवीजन कर लें तो चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि आखिर मैंने आपको क्या क्या जानकारी दिया, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो वही होगी आपका रिस्पायरेशन किसे कहेंगे। तो रिस्पायरेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा सेलुलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, तो कोशिका के भीतर भोजन के टूटने और ऊर्जा के निकलने की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। 2 टाइप्स के श्वसन के बारे में मैंने आपको बताया, एरोबिक, एनाएरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे ग्लूकोज टूटता है जो कि CO2 वाटर एनर्जी बनाता है, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा। एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एनारोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन। एग्जाम्पल ईस्ट याद रखिएगा, एक्सेप्शन टाइप का है। अल्कोहल बनेगा, CO2 बनेगा, एनर्जी बनेगा। फिर मैंने आपको जानकारी दिया मस्कुलर रिस्पायरेशन के बारे में, ठीक है। जब मांसपेशियाँ थोड़े समय के लिए कभी कभी क्या होता है कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करता है, तेज दौड़, साइकिलिंग या भारी वजन उठाने पर मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा चाहिए, इस कारण से इनको जो है ऐसा करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने से क्रैम्प्स देखने को मिलता है। ब्रेथिंग किसे कहते हैं, तो ब्रेथिंग वही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है उसको ब्रेथिंग कहेंगे। 1 ब्रेथ क्या होता है, 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ब्रेथिंग रेट आपको पता होना चाहिए कि वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें 15 से 18 बार सांस वे लोग ले सकते हैं। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो सकता है जब हम लोग कोई कठिन काम करें, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, रनिंग वगैरह,
तो वहाँ पे ब्रीथिंग रेट जो है वो चेंज हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। दोनों में अंतर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दोनों क्या है, ये याद रखना है। हम सांस कैसे लेते हैं, तो श्वसन कहाँ पे होता है, फेफड़ों के माध्यम से सांस लिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका इन्हेलेशन के दौरान हमारा जो रिब केज होता है उसका पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपका ऊपर और बाहर की ओर उठती है, डायफ्रेम जो हो नीचे की ओर जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे आपका कैविटी है, चेस्ट कैविटी, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, फेफड़े फैल जाते हैं, हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है, और इसका जस्ट अपोजिट जो है आपका एक्सेलेरेशन में देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एयर का यहाँ पे जो परसेंटेज है वो पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का परसेंटेज इन्हेलेशन के दौरान कितना है, एक्सहेलेशन के दौरान कितना है, CO2 का परसेंटेज कितना है आपका। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो है वो श्वसन दर बढ़ जाती है, चूँकि ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अन्य जंतुओं में श्वसन के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दिया कि कॉकरोच जो है वो कैसे सांस लेते हैं। तो स्पाइडिकल होता है इसके बॉडी के अंदर जो ट्रेकिया से अटैच होता है, और यहाँ पे क्या होगा, फिर शरीर के ऊतकों में फैलती है और प्रत्येक कोशिका तक पहुँचती है। तो ये आपका मैंने जानकारी दिया। इसमें 2 ऑर्गन का नाम आपको पता होना चाहिए। केचुआ के बारे में मैंने आपको बताया कि केचुआ जो है मोस्ट स्किन के माध्यम से सांस लेती है। मछली कैसे सांस लेगी, गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। फ्रॉग जब ज़मीन पे होता है, भूमि पे होता है, तो श्वसन यहाँ पे लंग्स के माध्यम से लेगा। जब पानी में होगा तो मोस्ट स्किन के माध्यम से सांस लेगा। इसके अलावा मछलियों की श्वसन जो दर है वो अधिक क्यों होती है, पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा हवा की तुलना में कम होता है, इसी कारण से इसको पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए बहुत तेज़ी से सांस लेना पड़ता है। 3 अलग टाइप्स का मैंने यहाँ पे रिस्पायरेशन के बारे में जिक्र किया, पल्मोनरी रिस्पायरेशन, ब्रैंकियल और क्यूटेनियस, ठीक है। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लांट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। मुख्य जो ऑर्गन है वो है आपका लिप्स और रूट्स, जिसके माध्यम से पौधे जो वो सांस लेते हैं। किस टाइप का श्वसन होता है, एरोबिक श्वसन, ठीक है। तो इतना जानकारी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। PDF तो मैं आपको दे ही दूंगा, वहाँ से 5 मिनट में आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अब MCQ प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और आगे संभावना है पूछा जाने का, ठीक है। चलिए अब सवालों को देखते हैं। पहला जो सवाल है वो आपका देखिए 2 बार रिपीट हुआ है। 2023 के शिफ्ट में भी पूछा गया था और 2022 में भी पूछा गया था। इस टाइप के सवाल ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। सवाल ये है कि हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन रहित श्वसन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में ये तो लिखा गया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा ये वाला जो ब्रैकेट वाला जो चीज़ है वो वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ पे लिखा रहेगा एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। ये वाला चीज़ रहेगा और इसी से आपको पता लगाना होगा, ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था कि यहाँ पे निर्माण क्या होता है, किस चीज़ का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जब हम लोग मस्कुलर रिस्पायरेशन वाला टॉपिक पढ़े थे। तो मस्कुलर रिस्पायरेशन के दौरान जो है लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। लैक्टिक एसिड, आप थ्योरी वाला क्लास देखिए, मस्कुलर रिस्पायरेशन वाला टॉपिक, वहाँ पे मैंने जो आपको रिएक्शन बताया था वहाँ पे आपका था लैक्टिक एसिड, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज आपका टूटता है लैक्टिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस थोड़ी मात्रा में आपको एनर्जी देखने को मिलता है। पौधों में अगर आप जाइएगा तो ग्लूकोज एथाइल अल्कोहल में टूटेगा, CO2 प्लस लिटिल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो सवाल है ये भी आपका 22 में पूछा गया था और इसके बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। मानवों में सांस लेते समय इनहेलेशन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या है। तो देखिए मानव जब यहाँ पे इनहेलेशन करते हैं तो उस टाइम मैंने आपको बताया था जो सबका पोजीशन है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिब केज जो है का क्या होता है। तो रिब केज क्या है, पसली जो हो है आपका रिब्स वो बाहर की ओर होता है, ठीक है। जब हम लोग इनहेल करते हैं हवा को अंदर लेते हैं तो रिब्स बाहर की ओर होता है। डायफ्राम क्या होता है, वो नीचे की ओर जाता है। तो उस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे आपको चुनना है। वायु अंदर जाती है, ठीक बात है। पसलियाँ अंदर को जाती है, देखिए पसलियाँ अंदर नहीं जाती है, वो बाहर आती है, ये गलत हो गया, ठीक है। पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा अगर ऑप्शन आप देखें, वायु बाहर निकलती है, वायु बाहर तो नहीं निकलती, इनहेलेशन में वायु बाहर थोड़ी निकलेगी, वो तो अंदर जाती है। वायु बाहर निकलती है, सी भी गलत हो गया। वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती है, डायफ्राम नीचे जाती है। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ये वाला बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। डी वाला आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए
इसका सबका आंसर मैंने डिटेल में लिख रखा है। ये आपका इनहेलेशन का पूरा प्रोसेस है। अगर नोट्स में आपने नहीं पढ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एयर इंटर्स द लंग, रिब्स मूव आउटवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड, डायफ्राम जो है आपका नीचे की ओर जाता है, और जस्ट इसका उल्टा आपका एक्सहेलेशन में देखने को मिलता है। तीसरा सवाल देखिए, ये भी पिछले वर्षों में पूछा गया सवाल है। जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती। तो जब वही इनहेलेशन वाला प्रोसेस, जब ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो नथुनों से हवा अंदर ली जाती है, सही बात है। पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है, ये भी सही बात है, पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है। डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, देखिए डायफ्राम जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। तो आपका ये वाला गलत दे रखा है, गलत वाला पूछा था, गलत वाला ये हो गया। फेफड़े फैलते हैं, सही बात है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ टाइप का एक बीमारी होता है जो कि स्मोक के कारण देखने को मिलता है, धुआं, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, स्मोक के कारण। स्मोक इज अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन स्मोक एंड फॉग मिक्स टुगेदर इन द एटमॉस्फेयर। तो स्मोक बना कैसे है, स्मोक प्लस फॉग, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब स्मोक का निर्माण होता है, ठीक है। स्मोक अलग होता है, ठीक है, स्मोक अलग है और स्मोक दोनों अलग है। तो स्मोक कैसे बना है, स्मोक प्लस फॉग के मिलने से। गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं में मौजूद राख, सल्फर और अन्य हानिकारक गैसें जब कोहरे के संपर्क में आती है तो स्मॉग बनता है, ये पता होना चाहिए। चलिए, मछली में गिल्स का कार्य क्या होता है। तो मछली में गिल्स का कार्य क्या होता है, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, गलत बात है। जल में उपस्थित घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, सही बात है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, उसको अवशोषित करना। जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना, गलत बात है। वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करना, गलत बात है। ये आपका क्या है, जल में, ठीक है, क्योंकि जल में रहता है तो जल से ही वो ऑक्सीजन को लेगा ना कि वायु से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2019 में पूछा गया था। चलिए अगला है आपका, ये देखिए 2016 में पूछा गया था। यानी कि प्रत्येक साल जो है ना लगभग आपको यहाँ से एक सवाल देखने को मिलता ही मिलता है, और जब सवाल देखने को मिल रहा है तो टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक्सहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मैंने उस टाइम आपको बताया था, चाहे इनहेलेशन के बारे में बात किया जाए चाहे एक्सहेलेशन के बारे में, दोनों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, दोनों में आपका ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। तो और वहाँ पे बाकायदा मैंने आपको परसेंटेज के बारे में भी जिक्र किया था, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बोथ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। इनहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, गलत बात है, दोनों में होता है। एक्सहेल्ड एयर डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, ये भी गलत बात है। केवल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा क्योंकि दोनों में आपका होता है। और यहाँ पे देखिए, अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो यहाँ पे मात्रा है इनहेल्ड एयर में वो कितना है, एक्सहेल्ड एयर में वो कितना है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। वहाँ पे मैंने दो ही गैस के बारे में जिक्र किया था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी गैसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ, अब अंतःश्वसन के दौरान जो है पसलियाँ क्या होती है, बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर गति करती है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया है, आराम से आप याद रख सकते हैं। इनहेलेशन के दौरान रिब्स जो होता है, पसलियाँ जो होती है बाहर की होती है, बाहर की ओर होती है। जो डायफ्राम होती है वो नीचे की ओर जाती है, और जो आपका चेस्ट कैविटी है वो फैलता है, तो ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। अच्छा, यहाँ पे और एक ऑप्शन था, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स, तो रिब्स जो है हमारा ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, बाहर की ओर गति तो करती है, बिल्कुल सही, ये भी सही था, लेकिन इससे ज़्यादा एक्यूरेट जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, ठीक है। ये आपका रिब्स के बारे में दे रखा है, तो ये आपका ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने नीचे वाला ऑप्शन नहीं देखा था, ठीक है, ये आपका सही है। और उसके बाद डायफ्राम के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया कि वो नीचे की ओर गति करती है, जो चेस्ट कैविटी का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, फेफड़ों में वायु भर जाती है, तो ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, रिब्स, तो रिब्स क्या होता है एक्सहेलेशन के दौरान, वो अंदर की ओर जाती है, नीचे और अंदर की ओर गति करती है, जस्ट पहला वाला का उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मछली में श्वसन के लिए अंग हैं, तो मछली में श्वसन के लिए अंग क्या है, गल्फड़ा, क्लोम जिसको कहते हैं, या गिल्स के नाम से जानते हैं। श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन के फलस्वरूप आपका CO2 निकलता है।
श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। तो जब आप इसका बैलेंस वाला केमिकल रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन का जो बैलेंसिंग वाला केमिकल रिएक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लूकोज जब यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो आपका CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी बनता है। और जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, संतुलित करेंगे, तो आपको यहाँ पे 6 अणु देखने को मिलेगा। ठीक है, 6 अणु आपको यहाँ पे जो है, ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं, तो ग्लूकोज के एक अणु के साथ, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल जुड़ता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो है आपका CO2 का भी 6 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, H2O का भी 6 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो ये सब जानकारी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, जंतुओं में श्वसन सतह की कौन सी विशेषता गलत है। तो इसमें वायु को अंदर बाहर लाने के लिए तंत्र मौजूद होते हैं, सही बात है। इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, ये बात भी करेक्ट है। यह सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होता है, ये बात भी सही है। यह बहुत मोटी होती है, ये बात गलत है। ठीक है, ये बहुत मोटी नहीं होती है। चलिए, श्वसन सतह पतली होती है क्योंकि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके, इसलिए बहुत मोटी होती है, यह कथन गलत है। अब देखिए लास्ट सवाल है आपका आज के इस क्लास का, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन का नाम नहीं पूछा है कि कैसे सांस लेते हैं, ये पूछा है कि वायु जो है वो इंटर कैसे होता है। ठीक है, इंटर जो होता है वो किस अंग के माध्यम से होता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना भी जानकारी आपको दी गई वो सभी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप इससे पहले वाले क्लासेस को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे सभी क्लासेस अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और इतना आपके एग्जाम के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर आप सभी क्लासेस को 1 बाय 1 देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, तो आपको एक भी प्रश्न इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी टॉपिक हो गया है, चैप्टर हो गया है, यहाँ से सवाल आता है तो आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।